हेलो फ्रेंड्स, ये 11 मार्च 2026 करंट अफेयर्स द हिंदू का शॉर्ट एनालिसिस का नोट्स है। तो सबसे पहला है प्रोटीन एक्सीलरेटर का जो है विशाखापट्टनम में उसका संयंत्र जो है वो फैसिलिटी स्थापित किया गया है। तो इसका क्या कारण है कि हम लोग का देश में भारत में क्या है, हम लोग के देश में भारत में जो है वो थोरियम का बहुत सारा भंडार है। ठीक है, और थोरियम का भंडार है तो इससे हम लोग थोरियम से क्या कर सकते हैं, परमाणु ऊर्जा के लिए परमाणु ऊर्जा को उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, परमाणु ऊर्जा का उत्पादन के हम लोग को ईंधन और बिजली ये सब का जरूरत होता है। तो हम लोग का भारत में क्या है, थोरियम का भंडार है, तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, परमाणु ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। इसलिए विशाखापट्टनम में जो है वो क्या किया गया है, प्रोटॉन का एक्सीलरेटर स्थापित करने का जो है वो मतलब बनाया गया है। तो इससे क्या होता है, जैसे कि प्रोटॉन में क्या होता है, प्रोटॉन का मॉलिक्यूल में हाई स्पीड मतलब प्रोटॉन मॉलिक्यूल क्या होता है, हाई स्पीड से उसको मतलब टकराया जाता है, टारगेट तक जाता है, उससे क्या होता है, न्यूट्रॉन पैदा होता है। और न्यूट्रॉन का यूज क्या किया, न्यूट्रॉन का यूज जो है वो क्या किस में किया जाता है, थोरियम से यूरेनियम बनाने में किया जाता है न्यूट्रॉन का। तो ये प्रोटीन एक्सीलरेटर क्या करता है, न्यूट्रॉन ऐसा न्यूट्रॉन उत्पन्न करता है जिससे कि थोरियम से हम लोग क्या कर सकते हैं, यूरेनियम बना सकते हैं। क्योंकि हम लोगों को जो परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए जो यूरेनियम चाहिए वो यूरेनियम में हम लोग का भारत में नहीं है, लेकिन थोरियम का हम लोग का भंडार है। तो वो उस जो मतलब प्रोटीन एक्सीलरेटर से जो न्यूट्रॉन उत्पन्न होगा प्रोसेस में, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, यूरेनियम मतलब थोरियम से यूरेनियम बनाएंगे और यूरेनियम से क्या होगा, परमाणु ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, तो इससे हम लोगों का देश में क्या हो जाएगा, थोरियम का भंडार है लेकिन यूरेनियम का भंडार नहीं है। तो ये जो प्रोटीन एक्सीलरेटर का प्रणाली डेवलप हो गया, जो डेवलप हो रहा है विशाखापट्टनम में, इससे क्या होगा, परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करना हम लोग उत्पन्न कर पाएंगे दीर्घकालीन तक। ठीक है, तो इससे भारत को बहुत ज्यादा लाभ होगा। अब उसके बाद देखिए दूसरा है कि डिजाइनर प्रोटीन का जो अभी वैज्ञानिकों ने क्या किया है, डिजाइनर प्रोटीन को खोजा है। तो बहुत सारा अमीनो एसिड मिलकर क्या करता है, प्रोटीन बनाता है हम लोग का शरीर में। तो हम लोग का शरीर में क्या होता है, अमीनो एसिड क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, जो कि नेचुरल प्रोसेस होता है। लेकिन मतलब अमीनो एसिड जो है ना वो नेचुरल तरीके से हम लोग का शरीर में बनता है, लेकिन आर्टिफिशियल तरीके से भी अमीनो एसिड को बनाया जा सकता है। मतलब 20 तरह का, समझिए कि 20 तरह का अमीनो एसिड होता है और जितना तरह का भी प्रोटीन बनाया जाता है इसी 20 तरह का अमीनो एसिड को यूज करके बनाया जाता है। तो हम लोग का शरीर में नेचुरल प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, लेकिन बहुत सारा जो है आर्टिफिशियल प्रोटीन भी बनाया जाता है अमीनो एसिड का यूज करके। तो अभी वैज्ञानिक लोग क्या किया है, वैज्ञानिक लोग जो है मतलब ई कोली बैक्टीरिया था अभी, ठीक है, तो उसमें ऐसा मतलब मॉलिक्यूल को खोज लिया है जिससे क्या होता है, जो अमीनो एसिड है उसको मतलब अमीनो एसिड बहुत सारा मिलकर पेप्टाइड बनाता है। और ये पेप्टाइड क्या करता है, सेल के अंदर जाता है और सेल के अंदर जाकर क्या करता है, मतलब इस प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्टर भी बोलते हैं। तो हम लोग के सेल के अंदर जाकर एक ऐसा अमाइनो मतलब इस तरह का प्रोटीन का डिजाइन करता है, मतलब डिजाइनर इस तरह का प्रोटीन को डिजाइन करता है। ठीक है, तो वो प्रोटीन डिजाइनर मतलब जो प्रोटीन का डिजाइन किया जाता है उससे क्या होगा, उसका क्या प्रयोग होगा। इस तरह का अगर प्रोटीन का डिजाइन हम लोग का शरीर में होगा तो उससे क्या होगा, आर्टिफिशियल प्रोटीन का अगर डिजाइन होगा अमाइनो एसिड का मिलके, तो उससे क्या होगा, मतलब अमाइनो एसिड से होगा तो उससे प्रोटीन का क्या होगा, आर्टिफिशियल अमाइनो एसिड जो हम लोग का मतलब बनेगा वो उससे क्या होगा, प्रोटीन का निर्माण होगा, ज्यादा दक्षता होगा, मतलब ज्यादा इफिशियंसी होगा प्रोटीन का निर्माण जो बनेगा उसका, उस प्रोटीन का ज्यादा जो है वो क्षमता ज्यादा होगा, जिससे हम लोग का बीमारियों से लड़ने का क्षमता होगा ज्यादा शरीर में। ठीक है, ऊर्जा का निर्माण होगा, एंटीबॉडीज बनाएगा। ठीक है, ये अमाइनो एसिड क्या करेगा, एंटीबॉडीज को भी बनाएगा, ऐसा प्रोटीन बनाएगा जिससे कि एंटीबॉडीज डेवलप होगा और वो एंटीबॉडीज क्या करेगा, बीमारी को दूर करेगा शरीर में। मतलब ये जो अमाइनो एसिड बनेगा वो नेचुरल अमाइनो एसिड की तरह ही शरीर में काम करेगा। जैसे हम लोग का शरीर में नेचुरल अमाइनो एसिड काम करता है उसी तरह से ये आर्टिफिशियल अमाइनो एसिड भी हम लोग का शरीर में काम करेगा। तो आपसे क्वेश्चन में बस इसका अनुप्रयोग पूछा जा सकता है कि जो डिजाइनर प्रोटीन है वो शरीर में क्या क्या करेगा। तो इसी तरह से स्टेटमेंट रहेगा कि प्रोटीन का निर्माण करेगा जिससे कि जो ज्यादा दक्षता वाला प्रोटीन बनेगा, एंटीबॉडीज बनेगा जो बीमारियों को दूर करेगा। दो अलग अलग मतलब आर्टिफिशियल अमाइनो एसिड मिलकर एक ही प्रोटीन बना सकता है। ठीक है, एक ही कोई एक प्रोटीन है लेकिन उसका जो दो अलग अलग अमाइनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन को में शामिल हो सकता है। ठीक है, तो मतलब अलग अलग दो मतलब अमाइनो एसिड है, एक ही प्रोटीन है और दो अलग अलग है। तो इससे क्या होगा, बीमारी उमारी को दूर करने में, बीमारी से लड़ने में हम लोग को बहुत ज्यादा सहायता मिलेगा। उसके बाद है यूनियन कैबिनेट अलाउ द चाइनीज इन्वेस्टमेंट। पहले हम लोगों को चाइना का इन्वेस्टमेंट हम लोग का देश में नहीं आता था। मतलब 2020 में क्या किया गया था, जब इंडिया और चाइना का जो वार हुआ था, युद्ध हुआ था, उसकी वजह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट को भारत में क्या किया गया था, प्रतिबंध किया गया था। मतलब जैसे कि इंडिया है तो इंडिया के बगल बगल में जितना भी देश है सीमा से साझा करता है, उन सब देशों पर, जैसे बांग्लादेश हुआ, पाकिस्तान हुआ, उसके बाद चाइना हुआ, इन सब पर क्या किया गया था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर को प्रतिबंध लगाया गया था अमेंडमेंट करके, ठीक है, 2020 में। लेकिन अभी इसको जो है उसको हटा दिया गया है। बोला गया है कि मान लीजिए कि कोई कंपनी है, अगर मतलब 10% का, जैसे कि मान लीजिए कि ये इंडिया है, ठीक है, इंडिया में एक रिलायंस कंपनी है, इंडिया में मान लीजिए कि रिलायंस कंपनी है, ठीक है, और ये कोई चाइना का कंपनी है, तो चाइना का कंपनी अगर भारत में 10% तक का जो है इन्वेस्टमेंट कर रही है, इस कंपनी में 10% जो है वो चाइना का लगा हुआ है पैसा, तो ये नॉन कंट्रोलिंग, मतलब इसको चाइना कंट्रोल नहीं करेगा, इंडिया का ही कंपनी इसको कंट्रोल करेगा। लेकिन इसका 10% अगर पैसा लगा है, तो ये 10% इसका पैसा लगा है, तो ये FDI ला सकता है, माने इन्वेस्टमेंट कर सकता है भारत में, ठीक है, यही बोला गया है। लेकिन इसके ऊपर कुछ कुछ रूल्स भी अप्लाई होगा, इसी को बोला जाता है बेनिफिशियल ऑनरशिप। मतलब बेनिफिट ऑनरशिप में कुछ बेनिफिट दिया जाएगा, ठीक है, मतलब इसमें कंपनी में अगर इन्वेस्ट करता है, FDI आता है, तो इसलिए बेनिफिशियल ऑनरशिप इसी को बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद सेक्टोरल कैप, मतलब अगर चाइना मान लीजिए यहाँ पर 10% अपना इसका कोई कंपनी यहाँ पे है, तो FDI आता है तो कुछ सेक्टोरल कैप्स फॉलो करेगा, जैसे क्षेत्रीय सीमा, ठीक है, तो अनुमति मतलब गवर्नमेंट से लेना पड़ेगा। कुछ कुछ क्षेत्र में जो जो गवर्नमेंट का रूल अप्लाई, मतलब कुछ कुछ मतलब गवर्नमेंट जो है रूल रेगुलेशन उसके लिए मानक तैयार किया गया है, तो उसको मानना पड़ेगा। इसके बाद है एंट्री रूल, मतलब प्रवेश मार्ग, क्या अगर ऑटोमेटिक रूट से अगर इन्वेस्टमेंट आता है तो उस पर गवर्नमेंट का अनुमति का जरूरत नहीं है, लेकिन अगर गवर्नमेंट रूट से अगर आता है तो गवर्नमेंट का अनुमति का जरूरत है, ठीक है। मतलब बोलने का मतलब यही है कि चाइना से अब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है, FDI जो है वो भारत में किया जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955, इस पे आप 3 स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि ये पूछने का बहुत ज़्यादा संभावना। आज जितना भी न्यूज़ है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही न्यूज़ है। तो अभी आप लोगों ने बहुत सारा न्यूज़ में सुना ही होगा कि नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस या घर में खाना बनाने वाला गैस, जितना भी है गैस के ऊपर, मतलब अब गैस का सप्लाई बंद हो जाएगा या नहीं मिलेगा, या बहुत तरह तरह का डिफरेंट तरह का जो है डरावने वाला जो है स्टेटमेंट आ रहा है, बहुत सारा मतलब बताया जा रहा है। तो उसमें क्या है कि गवर्नमेंट कुछ कुछ चीज़ों पर प्रायोरिटी से, मतलब कि प्राथमिकता जो है वो सेट किया है। गवर्नमेंट बोला है कि हम लोगों का जो घर में खाना बनाने वाला गैस है उसको 100% तक सप्लाई किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद CNG गैस, मतलब परिवहन के लिए जो भी लगेगा उसको भी 100% दिया जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि ट्रक है, ट्रक से कोई सामान यहाँ से यहाँ जाता है, तो अगर परिवहन का एनर्जी को रोक दिया जाएगा तो मतलब सामान कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, सामान ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो मार्केट में नहीं पहुंचेगा, मार्केट में नहीं पहुंचेगा तो GDP फर्क पड़ेगा, तो ये इसको भी 100% गवर्नमेंट करेगी। उसके बाद LPG का उत्पादन में भी 100% रहेगा, मतलब प्राथमिकता यही सेट किया है कि 100% सप्लाई होगा, कहीं कहीं पर सप्लाई थोड़ा कम किया जाएगा और कहीं पर सप्लाई जो है टोटल बंद किया जाएगा। तो उसी को प्रायोरिटी सेक्ट, मतलब प्रायोरिटी जो है वो गवर्नमेंट जो है वो सेट की है। अब कहाँ कहाँ पे बाधा है, जैसे फर्टिलाइजर, उर्वरक संयंत्र जितना भी है वहां पर 70% ही सप्लाई किया जाएगा। आपसे क्वेश्चन में क्या बनेगा कि कहाँ कहाँ पे कितना % सप्लाई होगा, ये है एक पार्ट है, ठीक है। और दूसरा सबसे ज्यादा आपसे क्वेश्चन पूछने का संभावना यहाँ से है कि इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 क्या है, इसको कौन कंट्रोल करता है, इसमें क्या क्या कवर होता है, क्या शामिल है। तो इस पर आप 2 स्टार 3 स्टार जितना भी स्टार लगाना हो लगा लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर आएगा आपका, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट की अभी एग्जाम 24 तारीख को है भी, और ये अभी न्यूज में रिसेंट है, तो इससे आने का क्वेश्चन का बहुत संभावना है, क्योंकि देश पर ये पूरा तरह से समझिए कि इकोनॉमी में पूरी तरह से असर करेगा। घर का घरेलू से लेके बाहर का जो हम लोगों का पूरा इकोनॉमिक को इफेक्ट करेगा, मतलब बहुत ज्यादा चीजों को ये कवर कर रहा है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो उद्देश्य क्या है, इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जैसे कि सप्लाई हो गया उसको और डिमांड के बीच में बैलेंस करने के लिए गवर्नमेंट इस तरह का जो है इसेंशियल कमोडिटी एक्ट को लेकर आई थी, ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए, होर्डिंग को रोकने के लिए, ठीक है। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन स्टेटमेंट पे यही रहेगा, पहला स्टेटमेंट कि इसको कौन कंट्रोल कर सकता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों इसके मतलब पावर दिया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसको लेकर कोई भी डिसीजन ले सकती है, किससे, इसेंशियल कमोडिटी एक्ट से सेंट्रल गवर्नमेंट भी ले सकती है डिसीजन और स्टेट गवर्नमेंट भी ले सकती है। उसके बाद इसका प्रोडक्शन है, सप्लाई है, डिस्ट्रीब्यूशन है, कितना होगा, कहाँ होगा, नहीं होगा, ठीक है, इसका कितना प्रोडक्शन होगा, ये सब भी कंट्रोल कर सकती है। हम लोग का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसको कंट्रोल कर सकती है। उसके बाद है मैक्सिमम रिटेल प्राइस कितना होगा, मान लीजिए कि
कोई सामान है, जैसे मान लीजिए कि अभी सिलेंडर है, तो सिलेंडर का दाम अगर 100 रुपया है, ठीक है, तो मान लीजिए कि इसका काला बाजारी करने के लिए कोई इसको 700 में 800 में बेच रहा है, तो गवर्नमेंट रिटेल प्राइस इसका तय कर देगी कि नहीं ये 100 में ही बिकेगा। तो कहीं पर भी इसको अगर 700-500 में बेचा जाता है तो ये लीगल होगा और इसको पुलिस पकड़ सकती है। इसी ये जो रूल है वो किसी भी सामान पे लागू है। अभी तो गैस के ऊपर आया है, लेकिन ये किसी भी सामान के ऊपर ये लागू हो सकता है, ठीक है। तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस भी गवर्नमेंट तय कर सकती है कि कितना होगा। उसके बाद प्यूनिटिव एक्शन भी गवर्नमेंट ले सकती है कि अगर मान लीजिए कि इसको कोई नहीं मानता है, गवर्नमेंट जो भी रूल रेगुलेशन इसको लेके एक्ट को लेके लगाती है और उसको कोई फॉलो नहीं करता है, तो गवर्नमेंट उसको दंड भी दे सकती है। तो ये सब 3-4 स्टेटमेंट देकर आपसे क्वेश्चन में मतलब दे देंगे कि इसेंशियल कमोडिटी एक्ट को कौन कंट्रोल करता है, कौन कौन डिसीजन ले सकता है, गवर्नमेंट क्या क्या कंट्रोल कर सकता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस गवर्नमेंट का तय करने का नियंत्रण नहीं होता है, दंडात्मक कार्रवाई गवर्नमेंट नहीं कर सकती है अगर इसको नहीं कोई मानता है। तो इस तरह से स्टेटमेंट देकर पूछ देंगे। उसके बाद किस किस कमोडिटी को कवर किया जाता है इसमें, तो फूड है, पेट्रोलियम है, ड्रग, फार्मास्यूटिकल है, फर्टिलाइजर है, टेक्सटाइल है, ये सबको कवर किया जाता है। 2020 में अमेंडमेंट किया गया और मतलब इस एक्ट में 1955 का एक्ट में, और इसमें से कुछ जैसे कि पोटैटो है, ऑनियन है, एडिबल ऑयल है, पल्सेस है, इसको बाहर कर दिया गया था, ठीक है। तो ये सब इसमें शामिल नहीं, आपको दे देंगे नाम कि ये सब भी इसमें शामिल है। कमोडिटी में कवर होता है तो नहीं, ये सब कमोडिटी में कवर नहीं होता। क्या क्या कवर होता है? फूड, पेट्रोलियम, ड्रग, फार्मास्यूटिकल, फर्टिलाइजर और टेक्सटाइल। तो आप इसको ऐसे कर लिख सकते FPDP ऐसे करता, फूड, पेट्रोलियम, डी, ऐसे शॉर्ट कुछ फॉर्म आप बना लीजिएगा तो आपको याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद इसका जो है ये मतलब यही आपका क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा। नेक्स्ट न्यूज है कि दूरस्थ क्षेत्रों से गैस का मतलब कहाँ कहाँ से लाया जा सकता है उसका व्यवस्था गवर्नमेंट बना रही है, ठीक है, इसीलिए। और अभी थोड़ा टाइम भी लगेगा गैस को लेकर, तो मतलब होटल उटल बहुत सारा बंद करने का गवर्नमेंट की तरफ से मतलब निर्देश दिया गया। उसके बाद जैसे कि एक और है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि भारत क्या किया है फ्रेंडशिप पाइपलाइन के द्वारा, ठीक है, मैत्री पाइपलाइन के द्वारा बांग्लादेश को ऊर्जा का सहयोग किया। तो यही पूछा जा सकता है कि फ्रेंडशिप पाइपलाइन जो है वो किसके किसके बीच में है और क्या है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में है और ऊर्जा सहयोग है, ठीक है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद है ईरान का जो अब्बास अरागची है वो लड़ाई को बोला है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप बोला था कि अब हम लोग लड़ाई नहीं करेंगे, लड़ाई को बंद कर देंगे, तो ईरान का जो अब्बास अरागची है वो बोला है कि लड़ाई जारी रहेगा, जब तक हम लोग का क्षमता है तब तक हम लोग लड़ेंगे। अब इससे भारत पर क्या असर पड़ेगा? ऑयल गैस सप्लाई बाधित होगा, भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा, तो ये सब भारत के लिए थोड़ा सा चिंता का विषय हो जाएगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया गया। मुस्लिम का जो कानून है मतलब शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 में बोला गया कि जो महिलाएं हैं मतलब जो विधवा महिला जिसका बच्चा है तो उसको पति का संपत्ति से 1/8 हिस्सा ही मिलेगा, और अगर बच्चा नहीं है तो उसको 1/4 हिस्सा मिलेगा। और अगर उसका मतलब मान लीजिए उसका बेटी है मतलब आदमी है, ठीक है, ये तो डेथ कर गया और ये औरत है, तो इसका अगर बेटी है मतलब इन दोनों का एक ठो बेटी है, ठीक है, तो बेटी को क्या मिलेगा? अगर बेटी है और एक बेटा भी है तो बेटा का आधा, मतलब बेटा को अगर 100 रुपया मिलता है तो बेटी को 50 रुपया मिलेगा, मतलब आधा हिस्सा मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या है मतलब ये इस कानून में क्या डिस्क्रिमिनेशन को दिखा रहा है, भेदभाव को दिखा रहा है। तो यही इसी के ऊपर अब यूनियन सिविल कोड जो है ये उजागर होगा, ठीक है। तो यही मतलब न्यूज था। उसके बाद है ये भी आपसे पीटी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पूर्ण साक्षर यूनियन टेरिटरी राज्य कौन सा बना है? तो चंडीगढ़ बना है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और देश का 6वां जो राज्य है कौन सा है जो यूनियन टेरिटरी है जो कि पूर्ण साक्षर बना है और उल्लास योजना के तहत है, ठीक है। तो 6वां राज्य बना है चंडीगढ़, पूर्ण साक्षर बना है, और सेकंड यूनियन टेरिटरी है, उसके बाद उल्लास योजना के तहत बना है। तो इसका फुल फॉर्म है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर द ऑल सोसाइटी, ठीक है। उसके बाद जल जीवन मिशन को 2028 तक क्या किया गया? बढ़ावा दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में नल से तब जल पहुंचाने का ये योजना है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।